हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिरकार एनडीए एग्जाम के अंदर इंग्लिश की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और कैसे आपका सिलेबस होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, तैयारी कैसे करनी है, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, और वो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी। मेरा नाम है भूमिका चौहान और आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एनडीए एग्जाम के लिए जब भी कोई बच्चा प्रिपेयर करता है तो उसके दिमाग में सवाल सबसे पहला यही उठता है कि यार आखिरकार मुझे पढ़ाई कहां से करनी चाहिए, मेरा स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, या फिर मैं किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको उसके सिलेबस की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस अगर आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि क्या आता है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कहां से क्वेश्चन कम आते हैं, तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि उससे आप क्या कर पाओगे, आप मेन चीजों पर फोकस कर पाओगे रादर अपना टाइम वेस्ट करने के। अब आपका ये जो एनडीए का एग्जाम होता है ये दो सेक्शंस के अंदर बटा होता है। एक तो होता है आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम और एक होता है आपका जनरल एबिलिटी का एग्जाम। मैथमेटिक्स का आपका जो एग्जाम होता है वो तो आप लोग जानते हैं कि भाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में पूरा मैथ्स आपसे अगर पूछा जा रहा है तो। बट जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, इंग्लिश जो है वो उसी के अंदर आता है। तो एनडीए का जो जनरल एबिलिटी वाला टेस्ट है उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक हो गया आपका इंग्लिश और पार्ट बी होता है आपका जनरल अवेयरनेस। अब इंग्लिश अपने आप में अगर आप देखेंगे यहां पर तो मैंने 200 नंबर की लिखी हुई है। सोचिए आप 200 मार्क्स की मैंने यहां पर इंग्लिश लिखी हुई है, इसका मतलब 900 में से 200 नंबर अकेले इंग्लिश आपको दिलाने वाली है। तो जितना मैथ्स इंपॉर्टेंट है उतना ही आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें तो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। और उसके बाद आ जाती है आपकी फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स भी 100 नंबर की लगभग आती है। तो अभी जहां आप देख रहे हैं कि इंग्लिश का पार्ट आपका 200 नंबर का आता है, वहीं पर पार्ट बी जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है उसमें फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, जनरल साइंस या करंट इवेंट्स वगैरह से रिलेटेड जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनका मार्क्स भी मैंने लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स आपका 100 नंबर का, हिस्ट्री 80 का, ज्योग्राफी 80 का, केमिस्ट्री 60, जनरल साइंस 40 और करंट इवेंट्स आपके 40 के। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में आ जाता है। तो टोटल इसका जो हो गया आपके सेकंड वाले पेपर का वो हो गया 600। ठीक है, अब इनका अगर आप भाई पेपर अच्छे से समझना चाहते हो तो ये तो आपको पता चलेगा कि यार इतने नंबर का ये आता है, इतने नंबर का ये आता है। अभी मैथ्स आपका जो बन रहा है वो 300 नंबर का बन रहा है और आपका जीएटी जो बन रहा है वो बन रहा है 600 का। तो टोटल आपके 900 हो गए। अब देखो, अगर सबसे बड़ी दिक्कत बोर्ड्स एग्जाम से क्यों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलग होते हैं, बोर्ड्स एग्जाम में टीचर्स हमेशा आपको बोलते हैं कि बेटा सारे क्वेश्चंस करके आओ, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ कर आओ। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिस्क हम लोग नहीं ले सकते हैं। और ये रिस्क हम लोग क्यों नहीं ले सकते, हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर होती है नेगेटिव मार्किंग। तो एग्जाम्स के अंदर स्पेशली आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप प्लीज उसके बारे में 2 से 3 बार सोचें और उसके बाद ही उसको आंसर करें। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटता, बट अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और अगर आपका वो आंसर गलत हो जाता है तो आप मार्क्स लूज कर सकते हैं। तो जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो मैथ्स की अलग होती है, ठीक है, और इंग्लिश की अलग होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैथ्स में हर एक क्वेश्चन को करने का आपको 2.5 नंबर मिलता है और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है 0.83 मार्क्स की। वहीं पर इंग्लिश के अंदर एक सवाल को करने का आपको 4 नंबर मिलता है और आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1.33 की। अब 50 सवाल आते हैं इंग्लिश के अंदर, अगर एक सवाल 4 नंबर का है तो टोटल हो गए हमारे 200 मार्क्स का। ठीक है, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग हो गई आपकी 1.33। तो सोचो कितनी जबरदस्त नेगेटिव मार्किंग है। तो हम गलत क्वेश्चन करने का तो रिस्क नहीं ले सकते। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ऑप्शंस इतने ज्यादा मुश्किल होते हैं कि कंफ्यूजिंग होते हैं। एक्चुअली मुश्किल नहीं होते बट कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा होते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब वो क्या चीजें हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 2.5 घंटे का टाइम आपको हर एक पेपर के लिए मिलेगा, मतलब मैथ्स के लिए भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है और नीचे वाले पेपर के लिए आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट वाले पेपर के लिए भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। तो
इंग्लिश के अंदर क्या सिलेबस रहता है, कहां से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा वो टारगेट एरिया है जो हमें फोकस करना है। ठीक है, तो ग्रामर, अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ग्रामर कैसे आता है, कि भाई एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आएगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना आएगा, हिंदी में सेंटेंस दिया होगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आएगा। नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते जो बोर्ड्स एग्जाम में होते हैं। यहां पर ग्रामर का यूजेज आता है। ठीक है, आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो बेसिकली आपके जो रूल्स होते हैं ग्रामर के, उसका नॉलेज चेक किया जाता है यहां पर। तो सवाल जो यहां पर आने वाले हैं वो स्पॉट द एरर टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, जम्बल्ड सेंटेंसेस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस का जो तरीका होने वाला है वो काफी अलग होने वाला है। और क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो हमारा यहां पर रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें कम समय के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सही अटेम्प्ट करने हैं, गलत नहीं करने हैं। तो आपको जो ग्रामर यूजेज वाला पार्ट है और जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है वो आप देख सकते हैं कि 10 नंबर तो यहां से, 10 सवाल यहां से और 30 सवाल यहां से। आप देख रहे हैं इसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स वाला पार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 10-10 सवाल तो इनके ही लग जाते हैं वोकैबुलरी वाले सेक्शन के। तो एनडीए के एग्जाम में वोकैबुलरी वाला सेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आपके 30 सवाल इनके ही लग रहे हैं तो 120 नंबर तो आपके यहीं से आ गए या नहीं आ गए, केवल वोकैबुलरी वाले सेक्शन से आपके 120 नंबर निकल गए। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर जाते हैं, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जिनको आपको अभी से करना स्टार्ट कर देना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्रामर यूजेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वॉइस हो गया, नैरेशन हो गया। अब इनसे ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि इनको चेंज करो। ठीक है, इनके रूल्स से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि आपको इनके रूल्स के बारे में कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो कोई गलत चीज दे रखी होगी उसको ठीक करके आपको बताना होगा, या इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब वोकैबुलरी वाले पार्ट में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब्स। अब देखो एंटोनिम सिनोनिम्स को बहुत सी बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तरीके से भी पूछा जाता है, एंटोनिम्स वगैरह को या सिनोनिम्स वगैरह को। ठीक है, तो कैसे हम इन्हें इंप्रूव कर सकते हैं? मैम 30 सवाल आ रहे हैं अगर वोकैबुलरी वाले सेक्शन से, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो मैं मेन चीज तो आपको यही बोलूंगी कि ग्रामर और वोकैबुलरी पर आपको बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। ये वाला 40 सवाल अगर यहां से निकाल लेते हो तो 160 नंबर आपने अपने कवर कर लिए, राइट। उसके बाद बचे आपके 10 सवाल और, तो 40 नंबर और, मतलब कि आपका होगा टोटल 200। तो अगर ये दोनों अच्छे से हो जाते हैं ना तो ये वाला तो इजीली निकल जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, जंबल करके दे दिया जाता है, आपको उसको सही ऑर्डर में डालना होता है। जैसे ऑप्शंस में आपको दे देंगे A B C D, B C D A D B C। ठीक है, आपको बताना होगा कौन सा वाला ऑर्डर एक सही सेंटेंस फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये वाले दोनों पोर्शंस अच्छे से आते होंगे ना तो ये वाला अपने आप हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, वो डायरेक्ट वैसे तो नहीं पूछा जाता जैसे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, बट वो ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपको एक पूरा, ठीक है, मतलब एक पैराग्राफ दे दिया जिसके अंदर 7 से 8 सेंटेंसेस हैं, और अब आपको उस पैराग्राफ के सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के पूछने के तरीके अलग अलग होंगे, बट अगर ये वाले दोनों चीजें कर ली तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला पार्ट, ये इजीली आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान किन किन चीजों के ऊपर देना है, कैसे आप वोकैबुलरी वाले सेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, ये आपको कुछ पॉइंट्स मैं अभी बताने वाली हूं जो आपको ध्यान में रखने और आपकी एक्चुअल में एक हैबिट के अंदर आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप इसके अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो कुछ हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहली हैबिट आ जाती है आपकी रीडिंग की। एनडीए एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है और अगर आप इंग्लिश को लाइटली लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग वाला जो पार्ट है ये आपको अपनी हैबिट के अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी तभी इंप्रूव हो सकती है जब आप ज्यादा से ज्यादा रीड करेंगे। जितना ज्यादा रीडिंग करोगे उतना ज्यादा वोकैबुलरी इंप्रूव होगा। अब आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है
मैं ये नहीं कह रही तुम लोगों को, ठीक है, कि भाई तुम मतलब बहुत सीरियस चीजें पढ़ो या ऐसी चीजें पढ़ो वैसी चीजें पढ़ो, काम की चीजें पढ़ो, ठीक है, पर वो वाली जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपको साइंस वगैरह से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से वाले फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, उसी फील्ड की चीजें आप लोग पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बेटर होगा कि आपके एग्जाम्स वगैरह में जो पूछा जाता है, जैसे ज्योग्राफी वगैरह से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह से काफी चीजें पूछी जा रही हैं, तो आप उस वाले सेगमेंट को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करो, जहां से करंट इवेंट्स वगैरह की चीजें जो पूछी जा रही हैं, तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें इंग्लिश के अंदर ही हो और आप इंग्लिश में ही इन सबको रीड कर रहे हैं। ये एक हैबिट आपको रोजाना की डालनी ही होगी, कम से कम 30 मिनट्स की, 30 मिनट्स की डेली रीडिंग की हैबिट आपको डेवलप करनी होगी अपने एग्जाम तक। अगर आप वोकैबुलरी वाले सेक्शन में एक्सेल करना चाहते हैं, तो मतलब एक्सेलेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो 30 मिनट्स आपने रीडिंग के दिए, उसके बाद के 15 मिनट्स आपको उन सभी न्यू वर्ड्स को देने हैं जो आपने उन 30 मिनट्स की रीडिंग के दौरान जाने। 15 मिनट्स देने ही देने हैं, ये आपके डेली के बंधे हुए होने चाहिए। दूसरी चीज, पहला तो आपका रीडिंग वाला पोर्शन हो गया, दूसरा है आपका नोट्स का पोर्शन, और नोट्स भी किसके? वोकैबुलरी के, ठीक है। नोट्स वाला पोर्शन क्या है आप लोगों का? आप जितने भी नए वर्ड्स रीडिंग के दौरान, क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आपके सामने आ रहे हैं, आपके पास वो वर्ड्स लिखे हुए होने चाहिए। कहीं से भी, टीवी से देखने को मिल रहा है, किसी बुक से पढ़ने को मिल रहा है, कुछ और पढ़ रहे थे वहां से कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है, हर एक चीज का मतलब, हर एक वर्ड का एंटोनिम, हर एक वर्ड का सिनोनिम आपको मालूम होना चाहिए, और ये आपके पास नोट्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, आज एक बुक रीड किया, उसमें 10 नए वर्ड्स देखे, उनका मीनिंग देखा, एंड देन आपको लगा हाँ आज 10 नए वर्ड्स का मीनिंग मुझे पता चल जाए, और उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। परसों आपसे कोई वही सवाल पूछेगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो व्हाट इज बेटर फॉर यू? यू नीड टू राइट इट डाउन। तो नोट्स बनाना अभी से शुरू कर दीजिए, डेली के कुछ वर्ड्स आप टारगेट कर लीजिए जो आपको करने ही करने हैं, एंड आपको उनके मीनिंग्स के साथ, उनके एंटोनिम्स, उनके सिनोनिम्स के साथ उनको लिखना है, ठीक है। अभी पहली हैबिट थी हमारी रीडिंग की, दूसरी हैबिट थी हमारी नोट्स की। अब हमारी तीसरी हैबिट जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो, ठीक है ना, ये टॉपिक्स हम आपको पढ़ाएंगे जो एनडीए में सबसे ज्यादा एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हम सब आपको करवाएंगे, पर प्रैक्टिस आपको करनी है। हम आपको बता सकते हैं बट उनको याद आपको रखना है, ठीक है। उनसे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, सवाल के अंदर अगर पूछा जा रहा है तो सवाल निकालने के तरीके, ये सब की प्रैक्टिस आप लोगों के ऊपर है। हम आपको गाइड कर सकते हैं बट मेहनत आपकी लगेगी, राइट। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, एनडीए का एग्जाम निकालने के लिए सबसे बड़ी ये संजीवनी बूटी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक आप करें, मान लीजिए आपने वॉइस टॉपिक आज पढ़ा, तो वॉइस टॉपिक के एनडीए में आए हुए प्रीवियस ईयर के सवाल करने ही करने हैं, 100% करने हैं। जब तक प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं लगाए तब तक सोचो ही मत कि तुमने इस टॉपिक को पढ़ लिया है। और टारगेट ऐसा मत बनाओ कि मैं इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक के करूंगा, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईच टॉपिक, हर टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं, अदरवाइज आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया बट आपको पता ही नहीं एग्जाम में उससे रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते थे, पेपर में जब सवाल आया आप कंफ्यूज हो गए, तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि वो रूल्स आपको टिप्स पर हो जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस से सारे रूल्स आपको टिप्स पर इजीली हो जाएंगे। अगर आप वैसे रटने बैठोगे तो शायद नहीं हो पाएंगे।
ठीक है, तो ये 3 हैबिट्स रीडिंग की, नोट्स की और पीवाईक्यू की आपको अभी से ही अपनी रेगुलर शेड्यूल में लानी है। अब वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के लिए एक चीज और, मतलब इन सभी में एक चीज और बच्चे बोलते हैं कि मैम वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कैसे करें, तो आप अगर गूगल पे देखोगे तो हजारों ऐसी वेबसाइट्स हैं vocabulary.com वगैरह नाम से या कुछ अलग अलग नाम से, जहां पर वोकैबुलरी रिलेटेड क्विज होते हैं। ठीक है, तो आप वोकैबुलरी से रिलेटेड क्विज जहां पर भी आपको मिले आप वो सॉल्व कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्लियर करने में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो अगर आप अभी से अपने उसके अंदर, एक शेड्यूल के अंदर, एक हैबिट के अंदर, एक रूटीन के अंदर ले आओगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके 160 प्लस मार्क्स स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और इजीली आप कर सकते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, बट इतनी कोई डरने वाली बात है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब कुछ अगर सोचा है बड़ा करने का तो मेहनत भी ज्यादा ही लगेगी, राइट? तो इसीलिए जो चीजें आपको बताई जाए, जो भी आपको समझाई जाए कि ये, अब ये मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया, बट अगर आपने इसे एग्जीक्यूट नहीं किया तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, राइट? तो अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ही आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। चलिए, सो ये था मेरा आज का छोटा सा सेशन, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ प्यारी प्यारी चीजें बताई आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि सिलेबस क्या रहता है, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, अभी से कौन सी हैबिट्स आप डेवलप कर सकते हैं, कितने मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।